सानी सिंह, प्रिया कंवर और सौम्या मोहता, इनसे आपके स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन आए थे और मैं आज इस दीक्षांत समारोह में केवल उन क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिग्रीज में अपनी प्रोफेशनल योग्यता को हासिल किया है और आज आप इस यूनिवर्सिटी से अपने रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं। जब आप 6-7 साल के होंगे तो आपके माता पिता आपको स्कूल की दीवार में छोड़ के चले गए। वहाँ पर आपने अपने साथियों से, टीचर से काफ़ी लर्न किया। स्कूलिंग को करने के बाद यूनिवर्सिटी में आपको कुछ रियायतें मिली, आपको ड्रेस की अनिवार्यता नहीं थी, आपको कंटिन्यू पीरियड की अनिवार्यता नहीं थी। हो सकता है स्कूल का रेस्ट्रिक्शन और ढीला आपको पड़ा हो, लेकिन अब यहाँ से जब आप अपने सामाजिक जीवन में जाएंगे, अपनी सोशल लाइफ में जाएंगे, तो अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपकी कहीं अटेंडेंस नहीं है, आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उतना ही आपको जीवन की वास्तविकताओं से संघर्ष करना पड़ेगा। सक्सेस के बारे में अभी हमारे विशेष गेस्ट श्री मोहम्मद अल-बाबर ने आपको सक्सेस के बारे में और सक्सेस में पेशेंस कैसे रखा जाए उसके बारे में सुना। लेकिन कल जब मेरा ऑफिस कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था तो उनका एक सामान्य सा प्रश्न था, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के उनके मन में था। अपने जीवन में फेलियर्स को हम कैसे स्वीकार करें उसको लेकर उनका प्रश्न था। हम अपने लाइफ में बैलेंस को कैसे बनाएं उसको लेकर के उनके मन में प्रश्न था। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने कैरियर में एंजाइटी और सोशल लेवल पे जो पीयर प्रेशर है उसको कैसे हम लोग झेलें। मेरा ये मानना है और हमारे देश में जो स्कूल है, अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल हैं, उसमें ये तो ठीक है कि आपने एक प्रोफेशनल डिग्री से बी फार्मा में, एलएलबी में, एमकॉम में, एमए में जो डिग्री हासिल करी है वो इन्फॉर्मेशन है। डिग्री आपको आपके प्रोफेशनल इशू में इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन माने जो भी अपने सेंस के माध्यम से हम इस संसार से लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन ही होती है। हम आँख से देखते हैं या कान से सुनते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। और जब हम अपना दिन शुरू करते हैं तो अनेक प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे मन में आती है। लगातार जो हमारे मन में इन्फॉर्मेशन आती रहती है उससे हमारे अंदर कई तरह के विकल्प और संकल्प खड़े होते रहते हैं, वही मन है। लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन में एक हमारे अंदर ऐसा तत्व होता है जो उस पर डाउट क्रिएट करता है या डिसीजन देता है। बहुत अच्छा खाने को मन करता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उस पर डाउट और डिसीजन तो देता है वो हमारा इंटेलेक्ट है। सोशल लाइफ में इंफॉर्मेशन और इंटेलेक्ट, इसका जिसने बैलेंस को जान लिया है वही सफल हो सकता है, बाकी अच्छी अच्छी डिग्री वाले भी फेल होते हैं। हमारी पूरी लाइफ में
हम अपने इंटेलेक्ट को कितना शार्प करेंगे, उतना ही अपनी इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को समाज में आगे बढ़ा पाएंगे। और इसलिए एजुकेशन लेने का समय तो अब आपका पूरा हुआ है। एजुकेशन लेने का अर्थ है कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन अपनी लाइफ को चलाने के लिए चाहिए थी, उतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब जो लाइफ में आपको डेवलप करना है, और जैसे अभी हमारे चीफ गेस्ट भी कह रहे थे कि लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता है, तो अब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का समय लाइफ में अब शुरू होता है। हमारे कैरियर के मुकाम में कई तरह की चीज़ें हैं। ये जो संसार है ये दो तरह का है, एक लिविंग है और एक लिविंग बीइंग है। जस्टिस दत्ता बैठे हैं, एनवायरनमेंट को लेकर के कोर्ट्स बहुत कॉन्शियस हैं, क्योंकि अगर केवल लिविंग बीइंग से संसार चलता तो फिर नदियों की, पहाड़ों की, पेड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों का आपस में को एग्जिस्टेंस का रिलेशन होना चाहिए, तभी आने वाले समय में हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को ले पाएंगे। और जितने भी लिविंग हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर एक प्राण जरूर होता है, वरना आदमी की मृत्यु होती है तो जो जीवंत चीज है वो उसकी आत्मा है। जो इसको जीवंत महसूस कर पा रहा है वो उसका शरीर है, और जो इसको देख पा रहा है वो उसकी सेंसेस है, वो उसकी इंद्रियां है। और जो देख पा रहे हैं उसमें जितने सब्जेक्ट से आप लाइफ में कवर में आओगे, अपने रिलेशनशिप में आओगे, अपनी मैरिज में आओगे, अपनी सोसाइटी में आओगे, अपने अर्निंग में आओगे, अपने कैरियर में आओगे, वो सारा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में आपको लाइफ भर में जो आपके लिए हारने और जीतने का काम करेगा वो आपका मन है, लेकिन इन सबको ढंग से चला पाओ वो आपका इंटेलेक्ट है। और इसलिए हमारे यहाँ पर जो पूरे इंडिया में फिलोसॉफिकल स्कूल जो खड़े किए हैं, उसमें कहा जाता है कि आत्मा, शरीर, इंद्रिय, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी बॉडी, आपकी सेंसेस, आपकी नॉलेज, आपका मन, अगर वो सही इंटेलेक्ट के साथ जुड़ेगा तो जीवन में कभी भी आपको निराशा नहीं होगी, और जिसने निराश जीवन नहीं जिया है उसका ही जीवन असली जीवन रहेगा। कभी कभी कुछ अच्छी पंक्तियां हैं, और हम जीवन में बहुत बड़ी चीज़ों से अपनी प्रेरणा पाते हैं, लेकिन एक पंक्ति मेरे को बहुत अच्छी लगती है। हम कई बार देखते हैं एक बहुत छोटी सी चींटी कई बार छोटा सा सामान लेकर के चढ़ती है और फिर गिर जाती है, फिर वो सामान लेके चढ़ती है, फिर गिर जाती है। तो किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं हर बार होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जिस समाज में आप आज अपने दीक्षांत समारोह में निकल करके जा रहे हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ों का बैलेंस लाइफस्टाइल और हिम्मत, ये दोनों चीज़ें लेकर के चलनी पड़ेगी। कुछ बच्चों ने कल पूछा भी, खासकर लॉ के बच्चों ने, कि हमारे देश का जो एनवायरनमेंट का इशू है, एज ए लॉ स्टूडेंट हम कैसे उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक और विषय उन्होंने पूछा कि हमारे देश में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के फॉरेन फंडिंग और देश में
जो पैसा लगता है उसकी क्या पोजीशन है। मैं इतना ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में जो एनवायरनमेंट इशू हैं उसमें भारत पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। और इस समय एनवायरनमेंट के क्षेत्र में 3 बड़े चैलेंजेस दुनिया के सामने हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन, राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। जितने बाढ़, सूखा और संकट खड़े हो रहे हैं, ये राइजिंग ऑफ टेम्परेचर से हो रहे हैं, क्योंकि पिछले हजारों साल में दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ा है, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन और डेवलपमेंट के कारण जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हमने किए हैं उसमें केवल 100 सालों में धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ा है। इसलिए पहला चैलेंज राइजिंग ऑफ टेम्परेचर है। दूसरा चैलेंज लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी है और तीसरा चैलेंज डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है। मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में जितनी भी क्लाइमेट चेंज की वार्ताएं चलती हैं, सारे देशों को अपने अपने एनडीसीज देने पड़ते हैं, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, और भारत G20 का उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो अपना टारगेट दिया था कि हम देश में रिन्यूएबल की क्षमता को 45% करेंगे, कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को अपने डेवलपमेंट के साथ 40% कम करेंगे और अपना जो फॉरेस्ट जो कार्बन सिंक है उसको 3.3 बिलियन टन करेंगे। 3 में से 2 लक्ष्य जो भारत ने 2030 के लिए तय किए थे वो समय से 9 साल पहले पूरे किए हैं और आज हम रिन्यूएबल में सबसे बड़े ग्रोथ के सेक्टर के रूप में उभर रहे हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आज देश में 2014 में देश में 47 टाइगर रिजर्व से उनकी संख्या बढ़ाकर हमने 58 करी है। और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, डिजास्टर जैसे अभी हमने बर्मा में देखा है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग के लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर और बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाए हैं। फ्यूचर में ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप हो उसके लिए भारत ने लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्वीडन के साथ मिलकर एक क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाया है। और हमारे जो क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है, दुनिया में आने वाले समय में जो एनवायरमेंटल लॉ है, जो दुनिया में मल्टी लेवल स्तर पे जितनी भी हमारी आज ट्रीटीज़ हैं उसमें निश्चित रूप से अच्छे लॉ एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन के कारण देश में ग्रीन ग्रोथ का एक नया स्कोप बढ़ रहा है और ग्रीन ग्रोथ के स्कोप को बढ़ाने के लिए मैं तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से हमेशा कहता हूं कि आपको ऐसे स्टार्टअप्स में और ऐसे विषयों में जाना चाहिए जो हमारे देश में फ्यूचर की दृष्टि से सेव एनर्जी के लिए काम कर सके, सेव फूड के लिए काम कर सके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर सके, ये जो ई वेस्ट है इसके मैनेजमेंट के लिए काम कर सके, सिंगल यूज प्लास्टिक के जो अल्टरनेटिव है उसके लिए काम कर सके और सबसे बड़ी बात है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी काम कर सके। आज जो हम दुनिया में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं उसमें जो 2019 के बेस पे दुनिया के सामने जो अपने ग्रीन हाउस गैस सबमिशन की जो रिपोर्ट हमने रखी है, भारत ने दुनिया को ये दिखाया है कि हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को साथ लेकर के आगे बढ़े हैं। और इस विज़न के इस ग्रोथ में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को आज ये डिग्री मिली है सब 90s के दशक में पैदा हुए हैं। जब 90s के दशक में आप पैदा हुए थे तो इस देश में कंप्यूटर क्रांति का बोलबाला था। शायद आपका जन्म हुआ था तब देश में कंप्यूटर आने शुरू हुए थे। 2000 में जब आपने होश संभाला तो हमारे देश में कम्युनिकेशन क्रांति आई।
और शायद छोटे समय में 2001-2002 में आप लोगों ने अपने घरों में बहुत मोबाइल देखे होंगे। जब आप यूनिवर्सिटी में आए तो आप डिजिटल क्रांति के दौर में थे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेकर के आप डिजिटल क्रांति के दौर में पढ़ कर के निकले हैं। और जब आप आज एजुकेशन लेकर के जब आप वास्तव में समाज के अंदर जाएंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति के दौर में समाज के अंदर जाने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने डिजिटल एनालिटिक्स को हम मशीन लर्निंग के द्वारा किस प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स में आगे बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में मशीन लर्निंग हमको बड़ा डाटा देगी, लेकिन मशीन लर्निंग के डाटा के बाद भी उसमें तरक्की वही कर सकता है जो मैंने अपने पहले पार्ट ऑफ स्पीच में कहा, जो अवेकन, जागृत इंसान होगा। और इसलिए आपको इंफॉर्मेशन के साथ अवेकन ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आप काम करें। वही जिंदगी में भाग अब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें और देश के लिए योगदान दें। ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।